जय श्री कृष्ण दोस्तों। हम अपने प्रोस्पेक्टस के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक रह गया है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम आज कवर कर रहे हैं वो है मिस स्टेटमेंट। अगर हम प्रोस्पेक्टस में झूठी चीज़ें लिखें, झूठी बातें बताएं तो क्या होगा और कैसे माना जाएगा कि मिस स्टेटमेंट है ये। तो सीधे हम यहाँ चलते हैं। A statement included in a prospectus is deemed to be untrue। जो भी स्टेटमेंट आप प्रोस्पेक्टस में दे रहे हैं, कंपनी स्टेटमेंट जो दे रही है प्रोस्पेक्टस में, वो अनट्रू, गलत माना जाएगा, सही नहीं माना जाएगा इफ, क्या है, इफ कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिससे मिसलीड हो रहा है। जो हम, जैसे कोई इन्वेस्टर है, वो कोई लाइन पढ़ेगा, अब उस लाइन से वो गलत मिसलीड हो रहा है। जैसे कि हम देखते हैं ओरिजिनल ब्रांड का कोई दूसरा कॉपी कर लेता है, डुप्लीकेट कर लेता है ना। जैसे क्या बोलें, नाइकी है तो उसका भी कुछ गलत दूसरा नाम हो सकता है, बिस्लेरी की जगह कुछ और मिक्स, BISLERY है तो BESLIRY, तो मतलब मिसलीड कर रहे हैं कस्टमर को। ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप जो खरीद रहे हैं वो ओरिजिनल ब्रांड है, लेकिन ये है नहीं ऐसा। आई थिंक आप सबको भी कुछ ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं जो हम ख़रीदना चाहते हैं, जिस ब्रांड का लेना चाहते हैं, लोग हमें धोखा दे देते हैं। ऐसा लगता है कि ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि उसी ब्रांड का, लेकिन है नहीं, तो मिसलीड कर रहे हैं। कोई भी ऐसा स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में है जिससे इन्वेस्टर मिसलीड हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। या कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन छुपा ली जाती है, हटा दी जाती है, जिससे आप गलत डिसीजन ले सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे टीवी पे ऐड आता है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो उसमें एक बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही जल्दी जल्दी करके एक ऐड ख़त्म जब हो रहा होता है तो जल्दी जल्दी करके बता देते हैं कि भाई नियमों नियमों शर्तें लागू है, या फिर मार्केट से रिस्क है, इसमें होता है, मतलब टर्म्स एंड, या कोई भी चीज़ हम ऐसा लेते हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी जाती है कि आप बहुत ही ज़्यादा गोरे हो जाएंगे 2 दिन में, और फिर नीचे लिखा होता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में कि भैया 2 दिन में तुम्हें शिमला के -40 वाली डिग्री के ठंड जैसे एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं। आपको कभी घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, है ना। फिर पूरे दिन रात जो है पूरा क्रीम थोप के रहना पड़ेगा तो आप गोरे हो जाएंगे, मेकअप करना पड़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। मतलब मैं एक कहने का सेंस ये है कि वो चीज़ें या तो छोटे छोटे में बता देते हैं, फिर हटा ही देते हैं। वो तो चलो फिर भी इतनी वो कर रहे हैं कि वो छोटे छोटे में दे रहे हैं, कई बंदे तो हटा देते, जो ओमिशन, ओमिशन वर्ड है, हटा देना, ठीक है। अब जैसे कोई आपका दोस्त आपको बोलता है चल यार घूमने चलता है, चलना है क्या, तो आप चले गए घूमने, आप वहाँ मस्ती करके आ गए, उसके बाद वो आपको बताता है चल निकाल 5,000। अब आपको तो भाई भाई पहले क्यों नहीं बताया तूने, वो ओमिशन, उसने छुपा लिया ना इन्फॉर्मेशन, है ना। तो ऐसे कमीनों से बच के रहना प्लीज़। तो अब ऐसे ही जो गलत कंपनियां होती हैं वो अपने प्रोस्पेक्टस में ओमिशन, ओमिट कर देगी, कोई इन्फॉर्मेशन हटा देगी, तो भी आप मिसलीड हो सकते। अब यहाँ पे आप अपने दोस्त की वजह से मिसलीड हो गए, एडवर्टीजमेंट की वजह से हम मिसलीड हो जाते हैं। तो सर ऐसे दोस्त का क्या करना चाहिए जो ऐसा आपके साथ करे, तो आप बोलेंगे सर उसको लटका देना चाहिए, हाथ पैर बांध के उसे लटकाएं, उसके पीछे कोड़े पड़े, है ना, बेल्ट निकाल के उसके 10-20 बजाएं, तो भी आपकी मतलब शांति नहीं मिलेगी। तो आप उसके साथ और क्या कर सकते हैं, बेकार से बेकार आप सोच सकते हैं। तो वही चीज़ है सर, जो कंपनी इतनी बड़ी, जब जिस बंदे ने खून पसीने से अपना पैसा इकट्ठा किया है, कमाया है, और उस पैसे को कोई गलत कंपनी के पैसे में इन्वेस्ट हो जाए और वो पैसा बेकार हो जाए, तो उस इंसान को कितनी खुंदक आएगी दोस्तों। उस इन्वेस्टर को, अगर मैंने पैसा लगा दिया, आपने लगा दिया, बड़े मुश्किल से माँ बाप के पैसे हमने चोरी किए होते हैं उनके पर्स से चुराए होते हैं, बेड के गद्दे से निकाले होते हैं पैसे, और ऐसे मेहनत की कमाई के पैसे अगर हमारे डूब जाए तो कितनी खुंदक आएगी आपको। आपको लगेगा फिर से वही 1 साल का स्ट्रगल, हर महीने पॉकेट एक्सपेंस बचाना, हर जगह कपड़े धोते टाइम जेब से पैसे देखना, चेक करना कुछ मिल जाए, फिर बेड वेड के नीचे फिर कुछ पैसे चुरा के रखना कि भाई 10 दिन 15 दिन तक कोई पूछे ना तो ये पैसे अपने हुए।
इस टाइप की मानने में कितना स्ट्रगल है। ऐसे बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं हम लोग, मैं आप लोग जितने भी हैं, तो ये कमाए हुए पैसे हमारे अगर कोई ऐसे गलत कंपनी के प्रोस्पेक्टस की वजह से मिसलीड कर दिया, कोई स्टेटमेंट गलत दे दिया, मिस स्टेटमेंट, तो हमारे तो पैसे गए। अब फिर से तैयार हो जाओ भाई, साल 1 साल 2 साल पता नहीं, अब फिर 1,000 500 रुपये कर करके 10,000 15,000 रुपये इकट्ठे होंगे, फिर लगाएंगे किसी कंपनी के पैसे में, शेयर्स में, है ना। तो आपको कितनी खुंदक आएगी। आप बोलोगे सर ऐसी कंपनी पे ना जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये गलती की है ना प्रोस्पेक्टस में, उसको तो मतलब जेल भेज दो, उसने तो सर गुनाह कर दिया है। अब सोचो, हमने तो, आपने तो पॉकेट एक्सपेंस लगा दिए, लेकिन जिस बंदे ने पूरी कमाई, पूरे मतलब जीवन की जमा पूंजी अगर लगा दी, तो और वो तो बर्बाद हो जाएगा, हो सकता है वो आत्महत्या कर ले। तो क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर सर। बिल्कुल, सिविल लायबिलिटी मतलब उसके पास फाइन पेनल्टी तो दे ही दो, क्रिमिनल लायबिलिटी भी लगनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो जेल में जाना चाहिए। और दोस्तों, ऐसे लोग जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, इनके लिए एक बहुत बड़ा जेल है देश में, वो है तिहाड़ जेल। आप अगर बड़े से बड़े करोड़पति अरबपति लोगों को देखना चाहते हैं जिन्होंने हम जैसे लोगों को लूटा है, जिन्होंने बैंक को लूटा है, बैंक को नहीं लूटा है बेसिकली, उन्होंने आम लोगों को लूटा है, तो ऐसे लोगों को आप तिहाड़ में मिल सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं सर, ठीक है मिस स्टेटमेंट हो गया, अगर मिस स्टेटमेंट है किसी भी ऐसे फैक्ट में छुपा लिया गया है जिससे आप मिसलीड हो जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर क्या आ जाएगी, सिविल लायबिलिटी, अगर आप कंपनी के प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं, और दूसरा क्रिमिनल लायबिलिटी। आपने खुद ही बताया कि सर ऐसे लोगों को फाइन भी दो और क्रिमिनल लायबिलिटी भी दो, हो सकता है कोई आत्महत्या ही कर ले। ठीक है, तो सर सिविल लायबिलिटी में क्या है, सिविल लायबिलिटी में जो भी पर्सन जिसने शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं और उसको लगता है कि गलत बता दिया भाई, प्रोस्पेक्टस ने तो गलत मिसलीड कर दिया, तो कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोमोटर्स और जो एक्सपर्ट, उन सारे एक्सपर्ट को ढूंढो जिन्होंने अपने आर्टिकल्स लिखे थे प्रोस्पेक्टस में कि भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, आप लगाओ पैसे, जैसे होता भी है। अगर हम नॉर्मल लाइफ की भी बात करें तो जो आप मान लो कि अगर आप 4 भाई हो, उसमें 3 को पैसे मिल गए और एक को अगर पैसा नहीं मिला, तो उस पैसे से आप क्या करने वाले हैं वो उसके बारे में एक्सपर्ट राय देगा कि भाई आप यहाँ पैसे बिल्कुल लगाइए, चाहे वो बेकार चीज़ है, वो चाहेगा कि भाई आप तीनों के जो पैसे हैं वो डूब जाए, बर्बाद हो जाए और आप बिल्कुल उसके बराबर आ जाए। तो आपको वो बता सकता है, एक्सपर्ट राय देगा कि आप बिल्कुल इसमें पैसे लगाइए, मैंने तो बस कल ही पैसे लगाए थे, कल ही पैसे लगाए और आज डबल हो गए, जबकि वो खाली है इंसान, वो अपने आप को आपके बराबर ला के खड़ा रखना चाहता है क्योंकि आपके पास पैसे हैं। तो वो क्या है, वो आपको मिसलीड कर रहा है। एक्सपर्ट ऐसे लोग होंगे और जीवन में भी ऐसे एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको जो बोलेंगे यार तू ये नहीं कर सकता है, यार तू ये कर सकता है, तो आप कुछ अच्छा करने जा रहे होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास 1,000 रुपये, आप सोचेंगे यार अच्छी अच्छी किताबें ले आते हैं, इतने में कोई दोस्त आएगा, मैं तो पागल हो गया है क्या, अबे बेवकूफ बूढ़ा इंसान है क्या किताब के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, चल आ जा मैच खेलते हैं, है ना, या फिर चल यार मूवी देख लेते हैं। तो वो अपनी एक्सपर्ट राय दे रहा है कि भाई किताबों में ज़िंदगी बिताएगा क्या, भाई ज़िंदगी जीना सीखो, पल दो पल की ज़िंदगी है ये, 2 मिनट में आप पता नहीं क्या हो जाएगा, पता चले कल आज रात सोए ही रह जाएंगे। तो ऐसे जो एक्सपर्ट होते हैं जो ऐसी ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में भरेंगे, तो ऐसे एक्सपर्ट का क्या करना चाहिए, इसके अगेंस्ट आप सिविल लायबिलिटी भी हो सकती है और क्रिमिनल भी हो सकती है। ठीक है, आप ऐसे दोस्तों का, ऐसे भाई का आप हाथ पैर तोड़ सकते हैं बिना सोचे समझे। तो दोस्तों वही सारी चीज़ें, एक्सपर्ट की राय पे हम अपना डिसीजन चेंज कर देते हैं। कोई अपना करियर चेंज कर देता है, कोई अपना गोल चेंज कर देता है, कोई अपनी लाइफ के एम बदल देता है। जिसको पुलिस बनना होता है वो बोलता मैं आतंकवादी बनूंगा, तो वो एक्सपर्ट ही तो है वो। आप चाहे किसी बाबा को एक्सपर्ट बोल सकते हैं, किसी टीचर को एक्सपर्ट बोल सकते हैं, अपने दोस्त को बोल सकते हैं, अपने घर में जो सबसे ज़्यादा निकम्मा आपका भाई हो सकता है उसको भी आप एक्सपर्ट बोल सकते हैं। ऐसे एक्सपर्ट हर जगह मिलेंगे, घर से लेके बाहर तक। अगर आप ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो आपको मिसलीड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को पहचानिए, अच्छे एक्सपर्ट को खोजिए जो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन दे, अच्छे टीचर को खोजिए
अच्छे मेंटोर को खोजिए जो आपको बताएं कि यार सही रास्ता क्या है जिस पे आपको चलना है। तो अगर इसी केस में अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जिन एक्सपर्ट्स ने बताया कि अरे अरे पैसा लगाओ यार, आंख बंद करके लगाओ, मैंने तो अपनी पुश्तों की ज़मीनें बेच के इस कंपनी में पैसा लगा दिया है, तुम क्यों नहीं लगाओगे? मेरा देखो आज जो जितनी ज़मीन मैंने बेची थी उसके 10 गुना मेरा हो चुका है। तो ऐसे एक्सपर्ट को पहचानना पड़ेगा, है ना। तो चलो आगे चलते हैं फिर। रेमेडीज अगेंस्ट द कंपनी। अब सर कंपनी के खिलाफ मुझे क्या मिलेगा? मेरे साथ तो धोखा हो गया, गलत हो गया प्रोस्पेक्टस। अरे भाई जब कंपनी ने गलत कर दिया तो कंपनी के खिलाफ लो। लेकिन दोस्तों हम कंपनी के खिलाफ तो लेंगे और सोचते भी हैं, लेकिन आपकी लाइफ के साथ जो गलत हो रहा है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अपने प्रोस्पेक्टस में घोषणा पत्र में कुछ और लिखती है, कुछ और बोलती है और आप वोट भी दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, आपको तो कुछ नहीं मिलता। तो जब आपको कुछ नहीं मिलता तो आप कुछ करते भी नहीं है। वहाँ तो ना सिविल लाइबिलिटी की बात आती है ना क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात आती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पैसे आपके जा रहे होते हैं जो आपने देखे नहीं है लेकिन जाते हैं। लेकिन कंपनी के केस में आपके देखे हुए पैसे जाते हैं, आपके हाथ से पैसे चले जाते हैं, आप बिल्कुल कंगाल हो जाते हैं, इसलिए आप तुरंत एक्शन लेने की बात करते हैं। तो सर ठीक है, अब इसने तो धोखा कर दिया है, अब क्या करें? द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रिसाइंड द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। पहली बात, द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे प्रोस्पेक्टस इशू होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट जो है वाज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। स्टेटमेंट क्या है? फैक्ट का रिप्रेजेंटेशन, नॉट ऑफ लॉ। ये फैक्ट और लॉ में डिफरेंस। फैक्ट का मिस रिप्रेजेंट किया, लॉ का नहीं। फैक्ट का मतलब ये है कि जो तथ्य हैं जिसके बेस पे आप डिसीजन लेने वाले हैं उसको मिस रिप्रेजेंट किया। कानून तो भाई सिमिलर है, सबके लिए सेम है भाई, ठीक है। चोरी करने पे सजा है, ये कानून है, लेकिन चोरी हमने की, मैंने की, या इसने की, या आपने की, ये तो फैक्ट है ना, कि ढूंढना पड़ेगा ना चोरी किसने की है। अब जैसे घर में मान लो किसी के पैसे गिर गए और 4 भाई हो आप, तो अब 4 में से किसने वो पैसे उठाए? जो मिल अगर पकड़े जाने के बाद तो पिटाई होगी, ये तो बिल्कुल लॉ है, मतलब इसमें कोई दोराई नहीं है। आप पिटेंगे और आप बिल्कुल सूते जाएंगे, बिल्कुल ना एकदम से। लेकिन अब मुद्दा ये है कि 4 में से चोरी किसने की है, या 4 में से वो पैसे उठाए किसने? हो सकता है मैंने, या फिर और मेरे जो 3 भाई हैं। तो ये फैक्ट है। फैक्ट में अगर रिफ्रेशन, अब मान लो कि चोरी मैंने की नहीं है, की है छोटे ने चोरी, लेकिन उसने इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा दिया बहुत ही शातिर तरीके से कि भैया आपके हाथ में मैंने देखे थे वो 10 रुपये, है ना। अब बेशक से वो 10 रुपये मेरे थे, लेकिन चोरी का इल्ज़ाम जब मेरे ऊपर लग गया तो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट उसने पेश कर दिया, भाई ठीक है भाई इनके हाथ में पैसे दिखे थे, इन्होंने चोरी की है ना। तो ऐसे केस को ही यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, लॉ के लिए नहीं। लॉ में तो कोई है ही नहीं, भाई ठीक है चोरी की है, अब सूते जाएंगे, खाएंगे डंडे, वो तो क्लियर है। तो जब लॉ बिल्कुल क्लियर हो तो फिर मेरे फैक्ट में ही लोग चोरी कर लेते हैं, फैक्ट को ही मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्ट में मिसरिप्रेजेंटेशन हो, द स्टेटमेंट मस्ट बी मैटेरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। अब फिर से वही मैटेरियल रिप्रेजेंटेशन, मैटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन। मैटेरियल वर्ड क्यों है? मैटेरियल वर्ड इसलिए है कि छोटी मोटी देखो मिस रिप्रेजेंटेशन तो चल जाएगी, ठीक है, लेकिन ऐसा मिस रिप्रेजेंटेशन जो बड़ा है, बड़ी गलती है। अब जैसे चोरी 10 रुपये की और चोरी अगर 10,000 की है, तो अब बताइए मेरे ऊपर 10 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगेगा, ये मैटेरियल मिस रिप्रेजेंटेशन है, या फिर मेरे ऊपर 10,000 रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 10,000। तो ये जो 10,000 वाली बात है वो मैटेरियल हो गया, जिसकी वजह से जो उसकी सज़ा है शायद लाख गुना ज़्यादा हो सकती है। 10 रुपये की चोरी की सज़ा क्या हो, चल ठीक है यार आगे से मत करियो, 1 थप्पड़ या आधा थप्पड़ भी बोल सकते हैं, 1 उंगली भी हो सकती है कि भाई उंगली से ऐसे टच कर लिया 10 रुपये, कोई नहीं आगे ध्यान रखना। लेकिन 10,000 की बात आएगी तो फिर दोस्तों आँख नाक सर, मतलब आप कहीं से भी सूते जा सकते हैं, कहीं से भी आपकी ठुकाई होगी। आप बिल्कुल आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई फिर आपके साथ क्या क्या होने वाला। इवन जो सजा देने वाले लोग हैं उनको मोटिवेट भी किया जाएगा। इतने से क्या होगा इसका, भाई 10,000 है, 10,000, तुम इसको 10 रुपये वाली सजा कैसे दे सकते हो?
10,000 चोरी किए इसने। 10,000। एक तो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, उसके बाद ऊपर से मटेरियल, मतलब बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। तो छोटी मोटी की बात नहीं हो रही है, स्टेटमेंट हमेशा होना चाहिए मटेरियल मिसरिप्रेजेंटेशन। मटेरियल मिसरिप्रेजेंट, बड़ी बात, बड़ी गलती, ठीक है। इट मस्ट हैव इंक्लूडेड द शेयर होल्डर टू टेक द शेयर्स। भाई जो शेयर होल्डर है, जिसके साथ बेईमानी हुई है, अगर वही नहीं रहेगा तो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन कैसा? पता चले जी मैंने 10 रुपये चोरी भी कर लिए, 10,000 रुपये भी चोरी कर लिए, लेकिन किसके चोरी किए? सजा कौन देगा? वही बंदा नहीं है, फिर तो मैं खुले में बोलूँगा हाँ मैंने चोरी किया। क्या कर लेगा भाई? किए हैं मैंने चोरी, 10 नहीं 20 किए हैं, 20, क्या कर लेगा? क्योंकि सामने बंदा है ही नहीं मारने वाला। तो वही चीज़ है कंपनी के केस में, भैया जिस शेयर होल्डर के साथ धोखा हुआ है वो शेयर होल्डर तो होना चाहिए ना, समझ रहे हो? जो शेयर होल्डर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसने शेयर्स लिए हैं। ऐसे ही घर में आप देख लो, अगर मम्मी पापा ना हो उसके बाद देखो किसी भी लेवल की बदमाशी चलेगी। आपको पता है कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। इवन जो बड़े होते हैं वो तो अपने आप को बॉस समझता है, घर का CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रोमोटर, सब वही है, सब उसके हाथ में है। तो क्योंकि पता है कि भाई सामने वाला है ही नहीं। यही चीज़ है, जब शेयर होल्डर, जो शेयर जिसने होल्ड किए हैं, अगर वही नहीं रहेगा तो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन किसके साथ हुआ है? ठीक है। द डिसीव शेयर होल्डर इज एन अलॉटी एंड वी हैव मस्ट हैव रिलाइड ऑन द स्टेटमेंट। भाई जो शेयर होल्डर है जिसके साथ धोखा हो गया, डिसीव्ड, जिसने धोखा खाया है ना। तो दोस्तों जो धोखा देता है उसको बोलते हैं डिच, धोखेबाज, और डिसीव्ड जिसने धोखा खाया है। तो जो डिसीव्ड शेयर होल्डर है वो होना बहुत जरूरी है, और उस बंदे के पास शेयर होने बहुत जरूरी। मान लो कि मैंने 10,000 रुपये चोरी किए, अब लेकिन पता ही नहीं है किसके चोरी हुए हैं। अब सामने वाला तो मुझे डांट नहीं सकता, अबे भाई तेरे चोरी हुए हैं क्या? नहीं हुए ना, तो फिर क्यों उछल रहा है, चल साइड हो। मतलब चोर है, चोरी की है, लेकिन फिर भी वो चौड़ा हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि सामने वाले बंदे के चोरी हुए ही नहीं है, चोरी तो मैंने किसी और के किए हैं, और जिसके किए वो है नहीं, है ना। तो वही चीज़ है, शेयर होल्डर के साथ धोखा हुआ है, वो शेयर होल्डर अलॉटेड हो, मतलब उसको शेयर्स अलॉट हुए होने चाहिए, और वो बंदा गलत प्रोस्पेक्टस में जो बातें गलत लिखी गई थी उसके मानते हुए। अब जैसे क्या होता है कि मान लो आप 4 भाई हैं और चारों भाई बाहर गए आप घूमने के लिए, ठीक है। एक भाई की तबीयत खराब है, फिर भी उसने जिद कर ली, नहीं नहीं भैया मैं तो मतलब बाहर की जो फास्ट फूड है वो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा। तो अब या तो 3 उसको रोकेंगे, नहीं यार तेरी तबीयत खराब है तू मत खा। लेकिन वो 3 अगर ये प्लान कर लें कि भाई ठीक है इसकी तो तबीयत खराब है ही, लेकिन इसकी सुताई होनी चाहिए घर पे, तो वो 3 उसको एडवांस मतलब प्रमोट करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। इवन अगर उसकी इच्छा नहीं भी होगी खाने की तो वो 3 क्या बोलेंगे उसको, अरे भाई खाता क्यों नहीं है, बाहर आए किस लिए हम? अगर बाहर से खाली पेट जाएंगे, बाहर कुछ खा के ना जाए तो हमारा फ़ायदा क्या है बाहर आने का? तो अब दोस्तों इसने जो इन तीनों ने जो रिप्रेजेंटेशन दी है, फैक्ट बताए हैं, अब दोस्तों यहाँ पे ये 3 क्या कर रहे हैं, इसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और अब इन 3 की जो मिस रिप्रेजेंटेशन है उसके बेस पे ये चौथा डिसीजन ले लेगा, ठीक है भाई खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, और उसको और बताया जाएगा ऐसा कर, बर्गर से कुछ काम नहीं, सोया चाप खा यार, अभी क्या हो गया इससे, और गोलगप्पे और ले ले जाते जाते। तो अब जो चौथा जो बंदा धोखा खा रहा है उन तीनों के चक्कर में, उसको ये बिल्कुल वो बोलेगा कि भैया ऐसा है, देखो इन तीनों ने मुझे ऐसे ऐसे बहकाया और इन तीनों की सारी स्टेटमेंट को मैं सच मानता चला गया और उसके बेस पे मैंने ये किया है। तो वही चीज़ यहाँ लिखी गई है, जो धोखा जिसने खाया है, जिस शेयर होल्डर ने धोखा खाया है उसको शेयर्स मिले हो, और उसने रिलाइड स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट वो 3 बोल रहे हैं ना, मतलब प्रोस्पेक्टस जो स्टेटमेंट कह रही है उस पर उसने विश्वास कर लिया कि यार ये तो सही बोल रहा है, बाहर आए तो फिर बिना खाए कैसे जाएंगे, ठीक है। लेकिन वो उन तीनों की क्या थी प्लानिंग, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो 3 उसके साथ? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बंदा घर जाए, और घर जाके इसकी जो तबीयत खराब है वो तो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन इसकी तबीयत खराब और बिगाड़ी जाए, इसकी तबीयत को और ख़राब किया जाए, जिसका इलाज गोली में नहीं है, जिसका इलाज दवाई में नहीं है, उसका इलाज डंडे में हो, जिसका इलाज चप्पल जूते में हो। तो ये मतलब इसके पीछे इनकी जो स्ट्रेटजी है कि भाई इस बंदे के साथ सिंपैथी किस बात की। अक्सर क्या होता है कि अगर 4 भाई हैं,
और उसमें अगर किसी की तबीयत खराब हुई तो अटेंशन बंदा वो ले जाता है, सारी सिंपैथी उसके ऊपर कि हाँ भाई तू काम नहीं करेगा, ये कोई भी काम नहीं करेगा, तुम तीनों को काम करना पड़ेगा। तो ऐसे में उन तीनों के पास और क्या रास्ता है, वो बंदा सिंपैथी लूटे जा रहा है, सिंपैथी जीते जा रहा है। अब यहाँ पे तीन जो हैं मतलब बिल्कुल ऐसे चेहरे बना के बैठे भी, क्या क्या करे फिर, उनके पास एक रास्ता यही रह जाता है कि कुछ ऐसा करो कि ये जो सिंपैथी लूट रहा है उसको भाई कैंसिल करो, उसको रोकना चाहिए। तो वो अपने बिल्कुल कर्तव्य पे अपने पूरे पूरे धर्म के साथ लग जाते हैं कि भाई ठीक है। तो यही चीज़ है प्रोस्पेक्टस में भी, द ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट मस्ट बी मिसलीडिंग बिफोर रेजिस्ट्रेशन इज ग्रांटेड। मतलब ये कि अभी तक आप गलत बोल रहे थे, अब है ओमिशन, छोड़ दिया, कोई एक बड़ा सा फैक्ट था वो आपने छोड़ दिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि आप कहीं दोस्तों के साथ बाहर गए खाना खाने, ठीक है, एक दोस्त ने आपको ऑफर किया चल यार ये खा, तो आपने देखा ये तो बहुत अच्छी है, पनीर की सब्जी है, खा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपने खाया तो पता चला कि उस पनीर के अंदर पूरा का पूरा मिर्च और मसाला पूरा भरा हुआ था। अब जैसे ही आपने खाया, अब उसने खाया तो आपने पनीर ही है, लेकिन जब खाने के बाद पता चला आपको उसमें तो मिर्च है, मतलब इसने छुपाया। वो बता सकता था मुझे कि भाई इस पनीर में मिर्च भी है, लेकिन उसने नहीं बताया, तो उसने मेरा बुरा करना चाहा। क्योंकि ऐसा नहीं है, वो दिखा तो वही रहा है, मटेरियल फैक्ट ही दिखा रहा है, लेकिन उसने बताया नहीं हमें कि भाई इसमें मिर्च है। अब जैसे अब चाय बना के ले जाओ, अगर पापा ने बोल दिया भाई चाय लेके आ, अब बिना चीनी की चाय लेके जाओगे तो बताना पड़ेगा इसमें चीनी नहीं है, अदरवाइज आप अगली बार चाय बनाने लायक नहीं रहेंगे। तो वो ओमिशन वर्ड है ना, छोड़ रहे हैं आप किसी चीज़ को। तो जब छूटने से किसी का डिसीजन बदला जा सकता है, किसी बात को आपने छुपा दी, किसी बात को आपने मेंशन नहीं किया, इस वजह से अगर सामने वाले की डिसीजन गलत हो गया, मिसलीड हो गया वो आपसे। मान लो पापा अपने दोस्तों के साथ आ गए, अरे मेरा बेटा तो ऐसी चाय बनाता है कि आप पीते रह जाएंगे, अरे चाय तक चबा, मतलब कब तक चबा दोगे। पता चले भाई ऐसी इमेज बनी है दोस्तों में, पापा के दोस्त आ गए, हाँ भाई बेटे आ जाओ चाय बनाओ यार चाय बनाओ, अब चाय लेके जा रहे हो बिना चीनी के, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इसमें चीनी नहीं है, मैं चीनी लेके आ रहा हूँ, उसमें चम्मच दो भाई, जितनी इतनी जिसको चीनी लेनी है वो ले लेगा। लेकिन आपने नहीं बताया तो क्या होगा, उस टाइम तो कुछ नहीं होगा, प्यार से बताया जाएगा, अरे बेटा तू चीनी डालना भूल गया है, कोई बात नहीं पापा चीनी के साथ ले आता हूँ। लेकिन जैसे ही उनके दोस्त जाएंगे उसके बाद सिर्फ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आएगी, अब चाय बनाने लायक रहेंगे नहीं। तो ओमिशन वर्ड बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। आप कभी भी किसी को अगर जानकारी देते हैं तो कोई ऐसा छोड़िए मत, है ना, छोड़ के काम नहीं चलेगा। ओमिशन वर्ड अगर आपने छोड़ दिया तो वो, और वो भी इंपॉर्टेंट बात छोड़ दी, चाय में चीनी के अलावा और है क्या, पता चले दूध चीनी ही तो है, दूध चीनी चाय पत्ती, और यही तीनों मटेरियल है उसमें, इन तीन के अलावा है क्या। अब उसमें ये थोड़ी ना बोलेंगे पापा मैंने इसमें पानी भी डाला है, पापा इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, तो ये ऐसी चीज़ें तो इमेटेरियल है। तो मटेरियल फैक्ट को छोड़ना गलत बात है, इसीलिए किसी दोस्त को एडवाइस कर रहे हैं, अपने भाई को कुछ एडवाइस कर रहे हैं, तो ओमिशन नहीं होना चाहिए, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसीडिंग फॉर रिसेशन मस्ट बी स्टार्टेड एज सून एज अलॉटी कम्स टू नो द मिसलीडिंग स्टेटमेंट। जो उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा, प्रोसीडिंग की जाएगी, वो तभी जिसको शेयर मिला है उसको पता लग जाए कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया है। वैसे तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं कि उनके साथ कुछ गलत हो गया, लेकिन अगर आपको पता लग गया कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है और अब गलत हो गया तो किस वजह से गलत हुआ है, अगर ये जानकारी होती तो मैं मिसलीड नहीं होता, या फिर इस जानकारी को पढ़ के मैं मिसलीड हो गया, मैं गलत मैंने डिसीजन ले लिया है, तो फिर अब एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जबकि इन्वेस्टर लूजेस द राइट टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, कई केस में इन्वेस्टर जिसने पैसा लगाया है वो भी अपने राइट लूज कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का। वो कब, सब्सक्राइबर डज नॉट टेक एक्शन। अब अक्सर क्या होता है, जो घर में छोटा होता है ना वो बंदा एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर आज एक्शन ले लिया, आज अगर मम्मी पापा को बता दिया, तो कल होके ये लोग मेरी गलती पे ध्यान देंगे, मेरी गलती और पकड़ेंगे, और जब मेरी गलतियां ही गलतियां पकड़ी जाएंगी तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। तो इस डर से अगर वो बंदा एक्शन नहीं लेता तो भाई हमारे खिलाफ तो एक्शन हुआ ही नहीं, तो हमने कुछ मिसलीड किया ही नहीं।
और जब हमने कुछ मिसलीड किया नहीं तो फिर हमारी कोई सुताई नहीं होगी, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो यही बात है, जब जिस बंदे ने पैसे लगाए कंपनी में, अब जब वो बंदा ही एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है ना। अब वही चीज़ है, चाय में चीनी नहीं है, फिर ठीक है भाई, पापा की बेइज्जती हो गई दोस्त के आगे, अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, दोस्त भी चले गए, हम फिर भी मस्ती में है, तो किस बात का डर है, एक्शन ही नहीं लिया जा रहा हमारे अगेंस्ट। तो वही चीज़ है, जिस शेयर होल्डर के साथ धोखा हुआ, अगर वो खुद ही एक्शन न ले तो फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा भाई। एक रीजन, अब मान लो आप कब तक अपने आप को सेफ मान सकते हो भाई, पापा के दोस्त चले गए, आप फिर भी अगर सेफ हैं, उस दिन की रात भी हो गई फिर भी आप सेफ हैं, तो अगले दिन किस बात का डर, कहानी खत्म, रात गई बात गई। तो वही चीज़ है शेयर होल्डर के केस में, भाई आपने एक विद इन एक रीजनेबल टाइम, हमने यहाँ पे रीजनेबल टाइम क्या डिसाइड किया, उस दिन की रात का होना, जब तक पापा सोना जाए तब तक रीजनेबल टाइम है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज की ही बात है, नई नई बात है। जब एक बार रात हो गई और सब सो गए तो बिल्कुल निश्चिंत हो के आप सो सकते हैं, मतलब वो रीजनेबल टाइम अब खत्म। अब तो भैया कल की गलती कल देखेंगे, कल का दिन कल होगा। अब तो पापा है, क्योंकि मम्मी तो है नहीं, मम्मी आपको पिछले 10 दिन की गलती भी कभी भी मार सकती है, लेकिन पापा ऐसा नहीं करते, पापा बहुत ही जेंटल होते हैं, वो बिल्कुल अपने उस पे ही चलते हैं कि नहीं नहीं आज की गलती है आज ही निपटा देंगे, कल की चीज़ कल पे नहीं, मतलब आज की चीज़ हम कल पे ले ही नहीं जाएंगे। लेकिन मम्मी बहुत, मम्मी हो गई, बड़ी बहन हो गई, ये सब बहुत शातिर होते हैं, ये बिल्कुल नोट करके रखते हैं। इवन वो तभी आपको डांटने की कोशिश करेंगे जिस टाइम पापा भी हो घर में, ताकि चांसेस और ज़्यादा हाई हो आपके पिटने के। तो ये चीज़ है दोस्तों कि अगर सब्सक्राइबर ऑफ शेयर, जिसने शेयर सब्सक्राइब किए हैं, अगर वही बंदा एक्शन नहीं ले रहा, वो भी एक टाइम है, उस पीरियड के टाइम में ले ही नहीं रहा है, जबकि उसको पता है कि इसने गलती की है, मिस रिप्रेजेंटेशन था प्रोस्पेक्टस में, मेरे इस मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से ही गलती हुई है, ठीक है भाई, एक्शन नहीं ले रहे तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते एक टाइम के बाद। अब नाउ इवन आफ्टर नोइंग द मिसरिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस ही अफर्म्स हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज। भाई आपको पता है कि गलती हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, फिर भी आप परचेज कर रहे हो सिक्योरिटीज, तो फिर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, और जो शेयर्स है वो वैलिड ही माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन बिफोर ही टुक एनी लीगल एक्शन फॉर रिसेशन। कई बार क्या होता है कि हम लीगल एक्शन लेने वाले हैं, उससे पहले ही कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, पहले ही कंपनी बर्बाद हो गई या बंद हो रही है कंपनी, ठीक है ना। तो ऐसे केस में फिर कुछ रह नहीं जाता है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा। फॉर एग्जांपल कि भाई आप रात होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि आज पापा सोएंगे, कहानी ख़त्म हो जाएगी, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन पता ये चलता है कि पापा तो दोस्त के साथ ही निकल लिए, दोस्तों के साथ ही पापा चले गए, दोबारा लौट के आए ही नहीं, और दोस्तों के साथ जा रहे हैं, अपने किसी टूर पे जा रहे होंगे, 2 दिन 4 दिन, फिर तो पापा भूल जाएंगे, उसके बीच में कितनी सारी इंसिडेंट्स होंगी। तो अब ये फैक्ट क्या है कि इसमें पापा का ना आना वापस, तो आप अपने आप को तो सेफ बना, आप बच गए, अब कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी चीज़ है, आप एक्शन लेने के बारे में सोच ही रहे थे कि कंपनी लिक्विडेट हो गई, कंपनी ही चली गई, कंपनी ही बर्बाद हो गई, कंपनी को ही बंद किया जा रहा है, फिर क्या एक्शन लोगे आप उसके अगेंस्ट। नाउ द इन्वेस्टर इज अ पर्सन ऑफ सच एक्सपर्टाइज दैट इज नॉट ईजी टू मिसलीड हिम। और कई बार ऐसा होता है कि आप जिसको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंदा एक अव्वल दर्जे का, एक टॉप क्लास का पर्सन, वो एक्सपर्ट का भी बाप निकलता है, तो भैया ऐसे लोगों को आप धोखा नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को मिसलीड नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब जैसे आप किसी को आप अकाउंटिंग समझाओ कि भाई रेंट पेड की एंट्री होती है, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आप चौड़े हो सकते हैं, ओहो सही एंट्री बता दी, सामने वाला फिर आपको हिला देगा, ओ भाई पार्टी को बुक नहीं करेगा क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल कर ले पहले, उसके बाद रेंट पेबल टू बैंक कर ले, इससे ये होगा कि भी किस पार्टी को आपने पेमेंट की है रेंट की, उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, नाम आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों अपनी इज्जत बहुत मुश्किल हो जाता है संभालना, जब आप ये सोच रहे हो कि मैं एक्सपर्ट हूँ और सामने वाला पता चले जी आपसे 2 कदम आगे है, वो अपनी ही जाल बिछा के बैठा हुआ है, और जब आप फंस जाते हैं तो ऐसे सिचुएशन से मेरे पास एक सिंपल रास्ता है निकलने का। आप कुछ नहीं, ऐसे सिचुएशन में ऐसे हाथ बैंड कीजिए दोनों को, और उसके बाद बस कुछ नहीं, साइलेंस,
साइलेंस इज़ द किलर, साइलेंस किलर है। ऐसे ऐसे जब बेइज्जती होने वाली सिचुएशंस होती है उनका, वो ऐसे सिचुएशन पे साइलेंस बहुत अच्छे तरीके से काम आती है। अपना स्माइल पास करो और निकल जाओ। फिर दोबारा मुड़ के मत देखना वहाँ पे कि भाई मेरी वहाँ पे बेइज्जती हो रही थी या फिर बेइज्जती किस लेवल की हो रही थी। और बिल्कुल शांत होकर स्माइल पास करो और निकल जाओ। वहाँ बैठना बहुत मुश्किल है फिर, क्योंकि जब सामने वाला देख लेगा ना इसकी नॉलेज इसी लेवल की है, तो फिर वो दोस्तों फिर वो रेंट पेड तक नहीं रुकेगा, फिर वो वहीं नहीं रहेगा, फिर वो आउटस्टैंडिंग रेंट पे भी जाएगा, एडवांस रेंट पे भी जाएगा, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग टीडीएस पे भी चला जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आने मत दीजिए। जब आपको पता है भाई अपने से 2 कदम आगे है ये, तो फटाफट से स्माइल पास करो और निकल लो। भैया मुझे जाना है, बहुत ज़रूरी काम है याद आ गया मुझे, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल बचना है आपको। और अक्सर आती होंगी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन, मेरी लाइफ में भी आते हैं, ठीक है, मैं बचा लेता हूँ अपने आप को। तो जो एक्सपर्ट है ना, जो ऐसा इन्वेस्टर ही अगर एक्सपर्ट निकले, पैसा लगाने वाले ही अगर एक्सपर्ट है, तो उसको मिसलीड क्या करेंगे। तो ऐसे केस में मतलब ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों हमने जो केसेस समझे थे, ये थोड़ी सी क्लास स्लो ज़रूर हुई है, बट आई थिंक इंटरेस्टिंग रही होगी, आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा कि मिस रिप्रेजेंटेशन क्या है फैक्ट का, और कब मिस रिप्रेजेंटेशन होने के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, वो भी हमने देख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डैमेज क्लेम करने का। क्लेम कैसे करेंगे डैमेज का, वो हम कवर करेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के लेक्चर्स को, आगे के टॉपिक्स को कवर करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।